नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लखनऊ में स्थित सीएम आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी जिला पंचायतों के अंतर्गत हॉट मिक्स पद्धति से निर्मित होने वाली 195.07 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 537.82 किलोमीटर लंबे 509 ग्रामीण मार्गों का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। साथ में आपको बता दें कि 48.62 किलोमीटर लंबे 14 ग्रामीण मार्गों का एफडीआर तकनीक से निर्माण और शिलान्यास भी इस दौरान होगा। योगी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहयोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। उनके मानदेय में भारी इजाफा हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मानदेय के अतिरिक्त हर महीने 1500 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 1250 रुपए और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 750 रुपए प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे आंगनबाड़ियों का मानदेय अब 7000, मिनी आंगनबाड़ियों का जो मानदेय है वो 5500 और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 4000 रुपए हो जाने वाला है। राज्य सरकार ने इससे परफॉर्मेंस से जोड़ते हुए मानक तय कर दिए हैं। आदेश के बाद लगभग 3,70,000 कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को सीधे तौर पर लाभ इससे मिलने वाला है। आपको बता दें कि यह लाभ सितंबर के मानदेय के साथ दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश मिशन में जुटी कांग्रेस ने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए एक नया ऐलान किया है। विधानसभा के उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बैंक खाते में 11,000 रुपए भी जमा कराने होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू होगा ऐसा कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी 2 लाख कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण होने के बाद अब दूसरे चरण में 30,000 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित भी करने वाली है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी प्रभारी 3 दिवसीय दौरे पर थी और दूसरे चरण का प्रशिक्षण अभियान भी वो चलाएंगे। आज से शुरू होने वाले यूपी कांग्रेस का प्रशिक्षण से पराक्रम महाअभियान का दूसरा चरण है, जिसका आगाज हो रहा है। इस चरण में पार्टी 100 ट्रेनिंग कैंपों का आयोजन करने वाली है, जिससे सीधे तौर पर 30,000 पदाधिकारियों को लाभान्वित करने का, प्रशिक्षित करने का टारगेट है। आपको बता दें, पहले चरण में 25,000 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया था। दूसरे चरण में 30,000 का टारगेट कांग्रेस की तरफ से रखा गया है। तो वही कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई 15 सितंबर से प्रशिक्षण से पराक्रम महाअभियान का दूसरा चरण का आगाज कर रही है। इस चरण में पार्टी 100 प्रशिक्षण शिविरों में तकरीबन 30,000 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने वाली है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया और कम्युनिकेशन विभाग के संयोजक ललन कुमार ने बताया है कि प्रशिक्षण से पराक्रम महाअभियान का दूसरे चरण का आज से आगाज हो रहा है। 100 प्रशिक्षण शिविरों में तकरीबन 30,000 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रदेश मुख्यालय में जुलाई महीने से ही एक विशेष प्रशिक्षण कार्य बल का गठन किया गया है, जो कि लगातार प्रशिक्षण कार्य को अंजाम दे रहा है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनिल के अंकुर सेठन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार ग्राउंड जीरो पर अपनी मजबूती कायम करने की कोशिश लगातार कर रही है, उसका एक पार्ट है आज दूसरे चरण का आगाज है। प्रशिक्षण से पराक्रम इस अभियान को नाम दिया गया है। पहले चरण में 25,000, दूसरे चरण में 30,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जब तक हम ग्रास रूट पे मजबूत नहीं होंगे, हमारे गांव में बूथ स्तर पर कार्यकर्ता मजबूत नहीं होंगे, तब तो हम प्रदेश में अपनी कोई भी भूमिका नहीं निभा सकते हैं। तो सबसे पहले उनका जोर है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को किस तरीके से ग्रास रूट पे जोड़े, बूथ स्तर पर जोड़े और बूथ से भी जो भी और निचला स्तर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख रहे थे, वैसे ही कांग्रेस भी उसी तरह से चल रही है। तो अब इसी के क्रम में क्योंकि कांग्रेस पता पहले सेवा दल जिस तरीके से सक्रिय रहता था और ग्रास रूट पे काम करता था, अब वही प्रक्रिया फिर से कांग्रेस ने शुरू कर दी है। यही परिणाम, ये जो आप देख रहे हो, जो इनका प्रशिक्षण पराक्रम कार्यक्रम चल रहा है, ये उसी का एक क्रम है। और इसी क्रम में आज जो इसका दूसरा चरण शुरू हो रहा है, इसके लिए हर जो जिले हैं, इन जिलों में जो निर्धारित कार्यकर्ता हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनको साफ तौर पर कह दिया गया है
कि अनुशासन, कांग्रेस ने कहा कि अनुशासन सबसे बड़ी चीज है और अनुशासन के चलते ही आपको सारे काम समय पर करने होंगे। और ठीक है, कांग्रेस का जो लीड कौन कर रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कांग्रेस महासचिव जो है प्रियंका गांधी वाड्रा, वो आकर के आगाज करके गई थी इस अभियान का, लेकिन आज कौन सा जो मेन लीडर है वो कहां रहने वाला है कांग्रेस का, इसके बारे में अगर आप कोई जानकारी साझा कर पाए तमाम दर्शकों के साथ में। देखिए, अलग अलग जिलों में अलग अलग पदाधिकारी को ड्यूटी लगाई गई है। जैसे बुंदेलखंड में दीपक सिंह की ड्यूटी लगी हुई है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष खुद अपनी कमान संभाले हुए हैं। तो इसी प्रकार अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि वो समय से कार्यक्रम को निपटा दें। और अनुशासन क्योंकि हर क्षेत्र में एक बड़े पदाधिकारी को रहना इसलिए अनिवार्य किया गया है ताकि वो देश के इस बात की निगरानी कर सके कि अन्य जो कार्यकर्ता है या जो दूसरे स्तर के पदाधिकारी है वो अनुशासित तरीके से पार्टी कार्यकर्ता हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही समाजवादी पार्टी की सक्रियता भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। सपाइयों ने जहां घर घर जाकर सपा सरकार में हुए विकास कार्यों को बताकर जन समर्थन जुटाने की कवायद तेज की है, तो वहीं सपा व्यापार सभा भी मंडलीय सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें कानपुर समेत आसपास के जिलों के व्यापारी शामिल हो रहे हैं। सपा व्यापार सभा के कानपुर मंडल का व्यापारी मंडलीय सम्मेलन आज मर्चेंट चैम्बर हॉल में होने वाला है। इसमें कानपुर, कन्नौज, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद के व्यापारी प्रतिनिधि शामिल होंगे। व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक संजय गर्ग भी इस सभा में मौजूद रहेंगे। तो लगातार समाजवादी पार्टी ग्राउंड जीरो पर अपने आप को मजबूत करने की कवायद में लगी हुई है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि सपा में भी इसी तरीके की कार्यप्रणाली देखने को मिल रही है। ये कह सकते हैं कि बीजेपी का जिस तरीके का फॉर्मेट रहता है, वर्किंग कल्चर है, उसको फॉलो करने की तमाम दल कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको बीट करना है तो उसी तरीके से हमको चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मौत का बुखार का जिक्र यहां पर लगातार हो रहा है। सेंट्रल यूपी और बुंदेलखंड में बुखार और डेंगू का कहर बदस्तूर जारी है। मंगलवार को 24 घंटे में 13 और लोगों की जान चली गई। कानपुर देहात में सबसे ज्यादा 5 मौतें हुई हैं, जहां बुखार से अब तक 32 लोगों की जान जा चुकी है। पूरा कानपुर देहात डेंगू की जद में। वायरल मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियां जो है वो निकल करके रोज सामने आ रही हैं। कानपुर देहात में बुखार पीड़ितों की मौत की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कानपुर नगर, फर्रुखाबाद और फतेहपुर माफ कीजिएगा 2-2 और औरैया, कन्नौज में 1-1 बुखार की चपेट में व्यक्ति आया है जिसकी जान गई है। राजधानी लखनऊ भी इससे अछूती नहीं है। कानपुर देहात, राजधानी लखनऊ, फिरोजाबाद, ऐसे तमाम जो शहर हैं वो लगातार जद में बने हुए हैं। तो इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। अयोध्या से बड़ी खबर है। अयोध्या से लेकर के काशी तक आतंकी साया गहराता जा रहा है। यूपी एटीएस ने इम्तियाज उर्फ कल्लू को गिरफ्तार कर लिया है। महेशगंज थाने के डेहवा जलालपुर गांव का रहने वाला है इम्तियाज। 2 साल पहले कोरोना काल में मुंबई से गांव आया था। इम्तियाज गांव में मछली का कारोबार कर रहा था। आरोपी इम्तियाज आतंकी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया, जिसकी आशंका जताई गई है। इम्तियाज का आईएसआई के साथ कनेक्शन सीधा बताया जा रहा है। एटीएस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए इम्तियाज को गिरफ्तार कर लिया है, उठा लिया है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आतंकी साय से जुड़ी हुई, और यह आतंकी साया न सिर्फ अयोध्या, न सिर्फ काशी, प्रयागराज जैसे तमाम क्षेत्र, अयोध्या से लेकर काशी तक आतंकी साया है। ये तमाम लोग आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले थे। इम्तियाज को अयोध्या से गिरफ्तार किया गया। बेहद बड़ी खबर। लखनऊ, प्रयागराज और रायबरेली से आईएसआई की फंडिंग से संचालित मॉड्यूल से जुड़े 3 आतंकियों के पकड़े जाने के बाद एटीएस ने उनके 3 सहयोगियों को भी हिरासत में ले लिया। पूछताछ शुरू हो गई है। एक बार फिर से अयोध्या, काशी, मथुरा से लेकर उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में धमाकों की गहरी साजिश की परतें खुल रही हैं। बीते दिनों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश में हुए दौरों के दौरान इनकी गतिविधियों को लेकर छानबीन तेज कर दी गई थी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में जिस तरीके से आतंकी संगठनों के अलग अलग मॉड्यूल सक्रिय हो गए हैं और सक्रियता इनकी सामने आ रही है, उससे सुरक्षा एजेंसियों को कई तरह की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये चुनौतियां कई गुना बढ़ चुकी हैं। 4 साल के थे और भाई 6 साल के थे तब हम लोग सऊदी अरब गए थे फैमिली के साथ, और फिर 2013 में वहाँ से वापस आए। वहाँ से आधी तालीम जो बच गई थी वो सहारनपुर में पूरी की है।
और उसके बाद जब 4-5 महीना पहले तालीम पूरी हो गई तो अब यहाँ शिफ्ट हो गए और यहाँ रहना शुरू किया। यहाँ हम लोग के पुश्तैनी मकान है। हम यही कहेंगे कि उनके ऊपर इल्ज़ाम गलत लगाया जा रहा है और सारा उनका बायोडाटा मौजूद है, वो पुलिस वाले चेक कर लें और जांच पड़ताल करके उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे भाई को जल्द से जल्द रिहा कर दें। लड़की का मामला है, सही सही अपने भाई को बताओ कहाँ है। तो हम कहा सर अभी तो यही थे, अब भाई किधर गए किधर नहीं गए हम इसको नहीं बता सकते। तो कहें अभी हमने देखे थे, अभी यही थे। फिर थोड़ी देर बाद भाई आ गए हमारे, फिर उन्हें उनको पकड़ लिए इसी तरह पे, कोई न बात न चीत। सुबह डेली 4 बजे उनका उठना है और 9 बजे सो जाना है। खेती किसानी अपना घर का काम, बस ये कहीं कहीं ज्यादा जल्दी निमंत्रण भी नहीं जाते किसी रिश्तेदार के यहाँ। सर ये तो सीधे साधे आदमी हैं। हमारे जो बीच में 5 साल हमारे साथ नरेगा में काम कर रहे थे, मुंशियाना कर रहे थे। जहाँ तक गांव वालों से भी पूछ लिया जाए, उनके बीवी बच्चों से पूछ लिया जाए, वो गांव छोड़ के कभी गए ही नहीं बाहर। अब कहीं एक आध दिन के लिए कहीं निमंत्रण में चले गए हों तो नहीं कहा जा सकता, वो भी रात में वापस आ जाते हैं। तो ये तमाम मूलचंद के घर वालों को आप सुन रहे थे। उनके रिश्तेदार हैं, उनके परिजन हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 4 बजे उठ जाते थे, 9 बजे तक वो सो भी जाया करता था, लेकिन कोई आतंकी जो है वो बता करके आतंकवादी नहीं बनता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की 18 सितंबर से शुरू हो रही अंक सुधार परीक्षा 2021 के लिए शासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। परीक्षा के दौरान नकल पर प्रभावी तरीके से नकेल कसने के लिए प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि जिले में बनाए गए कंट्रोल रूम की मदद से लाइव वेब टेलीकास्टिंग की मदद से परीक्षा केंद्रों की निगरानी रखी जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का भी सख्ती से पालन होने वाला है। यूपी बोर्ड के साल 2021 के घोषित परिणामों से असंतुष्ट परीक्षार्थियों के लिए अंक सुधार परीक्षा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की एक साथ होने वाली है। परीक्षा की तैयारियां तेज हो चुकी हैं, तो वहीं कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन का ख्याल रखा जाए, इस बात की तरफ भी निर्देश दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में एमआरसी अभ्यर्थियों के मामले में एकल पीठ के निर्णय पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद से साफ तौर पर कहा है कि मेरिट में ऊपर होने के कारण सामान्य वर्ग में चयनित आरक्षित श्रेणी के मेधावी अभ्यर्थियों को 2 महीने में उनकी प्राथमिकता का जिला आवंटित कर दिया जाए। तो वहीं कोर्ट ने सामान्य वर्ग में ऊंची मेरिट के अभ्यर्थियों को भी उनकी पसंद के 3 प्राथमिकता वाले जिलों में किसी एक में पद रिक्त होने पर नियुक्ति देने के निर्देश साफ कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये नियुक्तियां 1 महीने में हो जानी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख होगा देवभूमि का। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल बना दिया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह आज राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। राजभवन की ओर से उनके शपथ ग्रहण समारोह की सभी तैयारियां पुख्ता हो चुकी हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां उत्तराखंड सरकार के प्रोटोकॉल में मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने उनका जोरदार स्वागत किया था। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर उत्तराखंड के पुलिस जवानों ने राज्यपाल को नवनियुक्त राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया था, जिसके बाद राज्यपाल का काफिला सड़क मार्ग के जरिए राजभवन देहरादून पहुंच गया था। राज्यपाल के आगमन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो सैनिक बैकग्राउंड से आते हैं और उत्तराखंड भी सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, जिससे राज्य के विकास को गति मिलने वाली है। और 11 बजे का समय सुनिश्चित हुआ है। जिस समय मैं आपको ये तमाम जानकारी दे रही हूँ, ठीक आप लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सोढी कौन है, ये ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप उनको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। 11 बजे गुरमीत सिंह का जो है वो शपथ ग्रहण समारोह है और कुछ ही देर में 8वें राज्यपाल मिल जाएंगे देवभूमि को। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अजीत काम्बोज हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? 8वें राज्यपाल के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का शपथ ग्रहण होने वाला है कुछ देर में, कैसी तैयारियां हैं? क्योंकि मैं आपके पीछे काफी भीड़ देख पा रही हूँ।
बिल्कुल पूजा, सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो अब से कुछ ही देर बाद ठीक 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह का यहाँ पर समय रखा गया है और हम सीधे तौर पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो रिलेटिव्स हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के वो यहाँ पर पहुंची हैं। इसके अलावा अगर उत्तराखंड सरकार की तरफ से बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं, गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरह से पहली बार एक उत्तराखंड को सैन्य अधिकारी के तौर पर राज्यपाल मिलने जा रहा है तो जनता को भी काफ़ी उम्मीदें हैं, सरकार को भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि सैन्य बाहुल प्रदेश है उत्तराखंड और ऐसे में अगर गुरमीत सिंह को उत्तराखंड के राज्यपाल के तौर पर शपथ दिलाई जा रही है तो कहीं ना कहीं इसका खासा फायदा उत्तराखंड प्रदेश को होगा। जिस तरह से सेंटर में पैरवी की बात होती है तो मजबूत तरीके से वो यहाँ की पैरवी करेंगे और जिस तरह से सैन्य बाहुल प्रदेश होने के नाते कई तरह की दिक्कतें होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है उत्तराखंड प्रदेश, चाहे चीन की बात हो या फिर नेपाल की बात हो, तो कई तरह की दिक्कतें होती है, उसको समझने में काफ़ी आसानी होगी राज्यपाल को। और सीधे तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की बात की जाए तो वो उत्तराखंड में अपना जिम्मेदारी संभाल चुके हैं बनबसा बॉर्डर के एरिया को देखते हुए, तो काफ़ी नज़दीकियों से उन्होंने उत्तराखंड को देखा है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से वो वाकिफ है। और सबसे बड़ी बात यह है अजीत कि पूरा सूबा आशान्वित है, मुख्यमंत्री से लेकर चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, हर किसी को उम्मीद है लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह से। वो साफ तौर पर इस बात का जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि सैनिक बैकग्राउंड से आते हैं। सैनिक की जब हम बात करते हैं, सेना की जब हम बात करते हैं तो निष्ठा, कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी और जो एक प्रतिबद्धता है अपने राज्य के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, उनमें साफ तौर पर झलकती है। और ऐसा ही बैकग्राउंड जो है वो गुरमीत सिंह का भी रहा है, तो काफी ज्यादा आशान्वित पक्ष भी है और विपक्ष भी है। ये एक पॉजिटिव बात है। बिल्कुल, अगर पक्ष विपक्ष की बात की जाए तो सभी के मन में पॉजिटिव थॉट जरूर है कि अगर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं तो कहीं ना कहीं इसका खासा फायदा उत्तराखंड का। चीन सीमा को लेकर यहाँ पर लगातार जो बातें उठती रही है उसको काफ़ी बारीकी से समझा है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने, और अब जब वो उत्तराखंड के राज्यपाल के तौर पर कुछ ही देर बाद शपथ लेंगे तो कहीं ना कहीं इन पहलुओं को भी बारीकी से समझेंगे कि आगे उनको क्या करना हो। समय जो तमाम चीज़ों को लेकर वो काफ़ी बारीकी से उस बात को समझते हैं और जब वो 8वें राज्यपाल के तौर पर अब से कुछ ही देर बाद शपथ लेंगे तो इसका खासा फायदा आने वाले समय में उत्तराखंड प्रदेश को होता हुआ भी नजर आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और तमाम जो परिजन है वो भी शामिल हो चुके हैं और जो गणमान्य अतिथि हैं वो भी मौजूद हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें। आज अजय कोठियाल जो है वो रुद्रपुर का दौरा करने वाले हैं। कोठियाल के समर्थन में कार्यकर्ता रैली भी निकालेंगे। कंचन तारा होटल में पार्टी की एक बैठक भी होने वाली है, बैठक में कोठियाल शामिल होंगे। बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है ये, बड़ी खबर, अहम जानकारी। रुद्रपुर से बैठक में कोठियाल शामिल होंगे। अजय कोठियाल आज रुद्रपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने के बाद इस बात का ऐलान हुआ है कि खटीमा से जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके विपक्ष में प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ने वाले हैं और ऐसे में ये जो रुद्रपुर का दौरा है बेहद खास कोठियाल का होने वाला है। बैठक में कोठियाल शामिल होंगे। बड़ी खबर है ये इस वक्त की। यहां पर वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।